तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ प्लेस पालमपुर। मतलब हम एक ऐसे गांव की कहानी सुनने वाले हैं जिससे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है कि कैसे किसी चीज का प्रोडक्शन होता है और कैसे हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में हम ये भी देखेंगे कि गाँव के लोग आखिर जीते कैसे हैं और वो कमाते कैसे हैं और उनके कौन कौन से कमाने के साधन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। इस गांव में ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं जो कि है फार्मिंग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फार्मिंग के अलावा अदर वर्क्स भी करते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हमें एक बड़ा गाँव मिलता है जो कि है रायगंज, और रायगंज से थोड़ी ही पास में एक और कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर। और ये तीनों एक ही पक्की सड़क से कनेक्टेड है जिसपे कई सारे साधन चलते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और कुछ ऐसे भी साधन चलते हैं जैसे कि बैलगाड़ी, टांगा, जिनके ऊपर फार्मर्स कई सारा सामान लादकर एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करते हैं। दोस्तों पालमपुर गांव इतना बड़ा तो नहीं है, फिर भी उसके अंदर अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। इनमें से 80 परिवार ऐसे हैं जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनके मकान काफी बड़े बड़े हैं जो कि ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। और दूसरी ओर जो पालमपुर की 1/3 पॉपुलेशन है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है जो कि गांव के कोने में छोटे छोटे घरों में रहती है जिनके घर मिट्टी या घास फूस के बने हुए होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पालमपुर गांव में कोई सुख सुविधा मौजूद नहीं है, बल्कि कई सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जैसे कि पालमपुर के अधिकांश घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, खेतों में ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और भी कई सारी चीजें जिनमें पालमपुर के लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पालमपुर गाँव में एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी बनवाया गया है। दोस्तों इस गाँव में लोगों के इलाज के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और साथ में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों हम पालमपुर गांव को फुली डेवलप्ड तो नहीं कह सकते, फिर भी हम इसको फेयरली वेल डेवलप्ड तो कह ही सकते हैं क्योंकि इसमें लगभग सारी सुख सुविधाएं मौजूद है जैसे कि इस गांव में रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है और भी कई सारी चीजें। अगर हम अदर प्लेस से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि लगभग सारी फैसिलिटीज प्लेस पालमपुर के अंदर मौजूद है। सो गाइस हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर प्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों प्रोडक्शन हम उन चीजों को बनाने के लिए करते हैं जिन चीजों की हमें जरूरत होती है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन अपने आप हो जाता है, बल्कि हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड। अच्छा आप ही बताओ ज्यादातर चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फैक्ट्रीज की। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हम फैक्ट्रीज को हवा में बनाते हो, फैक्ट्रीज बनती तो जमीन पर ही है ना। अब जैसे मान लो आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो क्या हम फसल बिना जमीन के उगा सकते हैं? नहीं ना, पहले तो हमें जमीन ही चाहिए कि तभी तो हम फसल उगा पाएंगे। तो पहला फैक्टर क्या हो गया? लैंड। मतलब हमें प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है लैंड, और लैंड के साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज की। सेकंड रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें लेबर की। अच्छा आप खुद ही सोचो, अगर हमने किसी चीज की फैक्ट्री खोली तो क्या वो अपने आप चलेगी? बल्कि हमें फैक्ट्री को रन कराने के लिए कई सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, और वर्कर्स को ही हम क्या बोलते हैं? लेबर्स। फसल उगाने से लेकर फसल काटने तक भी हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए सेकेंडली किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लेबर की। थर्ड फैक्टर है फिजिकल कैपिटल, जिसकी हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स, जनरेटर, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस टाइप की चीजों को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इन्हें सालों साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दूसरी साल नई मशीन और दूसरी चीजें खरीदते हैं। जैसे मान लो एक ट्रैक्टर है तो क्या हम हर फसल के लिए अलग अलग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना, बल्कि वही ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं हर एक फसल के लिए। तो ये सब क्या है? एक फिक्स्ड कैपिटल है। सेकेंड है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी। खेती करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? सीड्स, क्योंकि अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे खेती में तो खेती कहाँ से होगी? खेती करने के लिए हमें सीड्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर हमें सीड्स की जरूरत पड़ेगी तो उसे खरीदने के लिए हमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? रॉ मटेरियल एंड मनी।
अब जो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो लास्ट फैक्टर बचता है, वो है ह्यूमन कैपिटल। अब दोस्तों ये ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? अच्छा आप खुद ही सोचो, अगर किसी को बिजनेस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो क्या वो अपने आप हो जाएगा? बल्कि कोई ना कोई तो चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी से बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी रिस्क लेने के लिए। अब दोस्तों यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसे आपने कभी ना कभी अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। तो दोस्तों हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर लगभग 60% लैंड एरिया ऐसे हैं जो कि टोटली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर लगभग कितने सारे फार्मर्स हैं जो कि केवल फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है। ऐसे ही दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। अब दोस्तों इस गांव में होता क्या है कि यहाँ पर 75% लोग ऐसे हैं जो कि टोटली फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है। अब दोस्तों पालमपुर में दिक्कत क्या आती है कि जो पालमपुर की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अब इससे क्या लॉस हो रहा है कि जो पालमपुर की कल्टीवेटेड लैंड है वो तो फिक्स्ड है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो डिमांड ज्यादा है मगर सप्लाई कम है, क्योंकि लैंड तो उतनी ही है मगर कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला तरीका है कि हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जमीन होगी उतनी ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन होगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि लैंड को केवल एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि जो बंजर जमीन है उसे कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया जाए। बट गाइस जितनी भी लैंड बढ़ सकती थी पालमपुर की, वो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ऑलरेडी बढ़ा दी गई थी। अब पालमपुर की जमीन को बढ़ाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। इसलिए जो पालमपुर के लोग हैं वो दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो कम जगह में ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। जैसे कि जो पालमपुर के लोग हैं वो एक ही साल के अंदर कई सारी फसल उगाते हैं, जैसे कि रेनी सीजन में ज्वार बाजरा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पोटैटो, और जब विंटर सीजन आता है तो उसमें गेहूं की फसल उगाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पालमपुर के लोग हैं वो एक ही साल में कम जमीन के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा आउटकम होता है। तो जब हम एक साल के अंदर कई सारी फसलें उगाते हैं एक ही जगह पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। और इसे करने में फार्मर्स को कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रॉफिट है कि जो पालमपुर के लोग हैं वो ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके आसानी से इरिगेशन कर लेते हैं। पहले जब पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो पालमपुर के लोग कुएं से पानी लाकर फार्मिंग करते थे, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन अभी जब से उनके गाँव में इलेक्ट्रिसिटी है तब से फार्मर्स को काफी ज्यादा आसानी होती है फार्मिंग करने में। अब दोस्तों मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा एक और तरीका है जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो वो तरीका है मॉडर्न फार्मिंग। तो दोस्तों मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है? जैसे कि मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करके, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन, हार्वेस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और साथ में HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करना। तो ये सब किसके अंदर आता है? मॉडर्न फार्मिंग के अंदर आता है। अब जो आप ये मॉडर्न फार्मिंग पढ़ रहे हो तो उसकी शुरुआत कब से हुई है? तो दोस्तों ये बात है 1960 की, जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि लोगों को बताया गया था कि हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के मॉडर्न फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे हम कम जमीन के अंदर अच्छी पैदावार कर सके। तो दोस्तों जो मॉडर्न फार्मिंग है उसका इस्तेमाल सबसे पहले इंडिया के अंदर 3 जगहों पर किया गया था। फर्स्ट पंजाब, सेकंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस जगह पर सबसे पहले इस टाइप के HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का और कई सारी मशीनरीज का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों इससे फायदा क्या हुआ कि 1916 के बाद की फसल की प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में 2.5 गुना तक बढ़ गई। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके अंदर हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो HYV सीड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा उपज देते हैं। जैसे कि आप खुद ही देखो, जब पालमपुर के लोग नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल करते थे तब उनकी जो फसल निकलती थी वो निकलती थी 1300 kg पर हेक्टेयर। अब जब उन्होंने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया तब उनकी फसल निकलने लगी 3200 kg पर हेक्टेयर। तो आप देख सकते हो यार कितना अंतर है इसमें। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था कि लोगों के लिए मॉडर्न फार्मिंग अच्छी है। तो क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि जो ये मॉडर्न फार्मिंग है उसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि 1916 से जब से मॉडर्न फार्मिंग आई है तब से हम सब लोगों ने केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी जो
सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है। और जो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर हम जो HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारी जो वाटर टेबल है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो ये हमारे लिए और हमारे नेचर के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि एक बार हमने इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इन्हें रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों हमें भी सोचना चाहिए हमारे नेचर के बारे में और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि हम बगैर नेचुरल रिसोर्सेज के तो एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि जो पालमपुर की लैंड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर के लोगों में। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अनफॉर्चुनेटली पालमपुर में सब लोगों के पास लैंड नहीं है, बल्कि 450 फैमिलीज में से 150 फैमिली ऐसी है जिनके पास खेती करने के लिए कोई जमीन ही नहीं है। सिमिलरली 240 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और आखिरी बची हुई केवल 60 फैमिलीज ही ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। तो आप देख सकते हो कि जो पालमपुर में कम लोगों के पास ज्यादा जमीन है, वहीं दूसरी ओर ज्यादा लोगों के पास थोड़ी सी जमीन है। नेक्स्ट है लेबर। तो दोस्तों हमें खेती करने के लिए कई सारी लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो लेबर्स होती है उसकी जरूरत ज्यादातर उन्हीं लोगों को पड़ती है जिनके पास ज्यादा जमीन होती है। और जिनके पास कम जमीन होती है, मतलब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो अपनी जमीन को खुद ही कल्टीवेट कर लेते हैं अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर। तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा जमीन होती है, तो वो क्या करते हैं कि लेबर्स को हायर करते हैं फार्मिंग करने के लिए। तो जो लेबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती, वो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करते हैं। और दूसरी ऐसी होती है जिनके पास जमीन तो होती है, पर जब वो फ्री रहते हैं तब वो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसा मिल जाता है, या फिर काम के अकॉर्डिंग उन्हें गेहूं, चावल या इस तरीके की चीजें उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग लेबर्स को दे दी जाती है। नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है? तो दोस्तों कैपिटल का सीधा सीधा अर्थ होता है मनी, यानी कि पैसा। तो जैसा कि हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग को करने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर और भी कई सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ती है मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए। तो गाइज आप ही बताओ, अगर इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो इन्हें अफोर्ड करने में खर्चा भी ज्यादा होगा। तो जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, उनसे पैसे उधार ले लेते हैं और वो स्मॉल फार्मर्स को पैसा भी दे देते हैं, पर बाद में फार्मर्स को उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो जो स्मॉल फार्मर्स की खेती होती है उसका पूरा का पूरा पैसा इनका कर्ज ही चुकाने में लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो अमीर फार्मर्स होते हैं उनके पास ज्यादा जमीन होती है। अब जब ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा फसल उगेगी। तो जो अमीर फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अनाज निकलता है पहले तो उसे अपने खाने के लिए स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में जो कुछ भी अनाज बचता है उसे मार्केट में सेल कर देते हैं और फिर उसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हें अपनी सेविंग्स में सेव कर लेते हैं। और यही साइकिल रिपीट होती रहती है और जो अमीर फार्मर्स होते हैं उनकी सेविंग बढ़ती ही जाती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो होता है कि सरप्लस क्या होता है? सरप्लस मींस दैट एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड। तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के बाद जो बचता है उसे हम सरप्लस कहते हैं। जैसे कि मान लो हमें खाने पीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए 50 क्विंटल गेहूं की जरूरत पड़ती है, और अगर मान लो हमारी फसल निकली है 350 क्विंटल, तो हमें जरूरत कितने की थी? मात्र 50 क्विंटल की। तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ 300 क्विंटल है वो क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। तो दोस्तों आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जो पालमपुर में 75% लोग ऐसे हैं जो कि फार्मिंग पर डिपेंडेंट है और बचे हुए 25% लोग ऐसे हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पालमपुर के लोग खेती बाड़ी ही करते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि डेयरी। अब डेयरी क्या होती है कि लोग अपनी गाय या भैंसों को पालते हैं और जो भी उनसे मिल्क प्रोडक्शन होता है उसे रायगंज में जाकर बेच देते हैं, जिससे क्या होता है उनका रोजगार चलता है और इसी से वो अर्निंग भी करते हैं। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जिसमें लोग छोटी स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि जो पालमपुर है उसमें कुछ लोग गुड़ मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब गुड़ बनाते हैं और बनाने के बाद उसे रायगंज और शाहपुर में बेचकर अपनी इनकम करते हैं। थर्ड है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। मतलब जो पालमपुर है उसमें ऐसा नहीं है कि लोगों को सामान खरीदने के लिए आसपास के गाँवों में और शहरों में जाना पड़ता है, बल्कि पालमपुर में ऐसी कई सारी दुकानें हैं, जैसे कि किराने की, जनरल
स्टोर की, और कुछ दुकानें ऐसी भी है जो कि बस स्टैंड के पास में है। तो जो पालमपुर है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकानों का सामान बेचकर उससे पैसे कमाकर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा एग्जांपल है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का। अब दोस्तों लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्टिंग डेवलपिंग सेक्टर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पालमपुर है वो काफी ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है आसपास के गाँवों से और कस्बों से, जैसे कि रायगंज और शाहपुर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोग एक गाँव से दूसरे गाँव पैदल ही निकल पड़ते हैं, बल्कि इसके लिए कई सारे लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और भी कई सारे साधन है जिनको लोग चला के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिनसे उन्हें रोजगार मिल जाता है और उनसे उन्हें कमाने का साधन भी मिल जाता है। तो दोस्तों आपके लिए एक नोटिस है कि जो ये पालमपुर की स्टोरी आपने सुनी है, ऐसा गांव रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब ये केवल एक इमेजिनेशन थी। इस कहानी का मकसद केवल इतना ही था कि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कई सारी चीजों को सिखाना है। अगर मैं आपको ये पहले बता देता तो शायद आप एक रियल लाइफ के इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको क्वालिटी मिली है तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यार एक बार कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।